हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या क्या सब टॉपिक डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन एंड एग्जांपल की। देन उसके बाद जो सेकंड सब टॉपिक हमें डिस्कस करना होगा उसमें हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे होता क्या है कि कई बार एग्जाम में बहुत सारे कंपाउंड्स हमें बना करके दे दिए जाते हैं, है ना, और फिर उसमें क्या होता है, हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, है ना। तो सिलेक्शन के लिए क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होती है। तो यहाँ पर सेकंड सब टॉपिक में हम उस क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेंगे। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, क्राइटेरिया की हेल्प से सिलेक्शन सीखेंगे। ओके, फिर जो थर्ड सब टॉपिक है हमारा वो है रीजन। रीजन का क्या मतलब है, इसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो वो क्यों करता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, और जो लास्ट सब टॉपिक है हमारा वो टॉपिक क्या है, वो बेसिकली क्या है, नीट PYQs है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड नीट के PYQs को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं हमारे फर्स्ट सब टॉपिक को, यानी कि डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, जब भी आपको 2 आर मोर देन 2 ऐसे कंपाउंड्स दिखें जिनका कि क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन कंपाउंड्स में लगे हुए एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखे, तो उस कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे, उस कंपाउंड्स को आप कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। और कंपाउंड की उस फिनोमेना को आप क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस बात को मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 कंपाउंड्स लिए हुए हैं, है ना। अब देखिए दोनों कंपाउंड क्या है, दोनों ही कंपाउंड अगर आप इसमें देखें फर्स्ट एग्जांपल में, तो दोनों कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप फॉर्मूला लिख के देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी देखिए सेम है, दोनों की ज्योमेट्री या शेप में कहीं कोई डिफरेंस है, नहीं है, स्ट्रक्चर भी सेम है। डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस देखिए यहाँ पर, ये हमारा एल्कीन है, एल्कीन है, दोनों एल्कीन की है, C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C। लेकिन अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कहां पर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इसमें लगे हुए एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के अरेंजमेंट पर। यहाँ पर क्या है, सिस वाले सिस ट्रू ब्यूटीन में क्या है, दोनों CH3 एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर है, दोनों H एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर है। बट ट्रांस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, ट्रांस वाले में क्या है, दोनों CH3 एक दूसरे के एडजेसेंट पर नहीं है ना। दोनों CH3 क्या हो गया है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट साइड पर आ गया, बिल्कुल एंटी हो गया है। और दोनों H भी क्या हो गया, एक दूसरे के एंटी हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम है ना। डिफरेंस कहाँ पर दिखा हमें, डिफरेंस हमें दिखा इस पे लगे हुए, इस एल्कीन पे लगे हुए सराउंडिंग एटम्स के अरेंजमेंट पर। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 देखिए हमारे पास, ये देखिए हमारा कंपाउंड है C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N, इमीन कंपाउंड है। ठीक है, सेम कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड का आप क्या करिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दोनों का सेम है। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, देखिए ना, दोनों की ज्योमेट्री या शेप में कोई फर्क है नहीं है ना, स्ट्रक्चर भी सेम है। डिफरेंस कहां पर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारे इस इमीन से, इस C डबल बॉन्ड N से जुड़े हुए एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के अरेंजमेंट पर, है ना। अगर आप देखें यहाँ पे लोन पेयर भी है, लोन पेयर का भी रोल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस पे, इसमें क्या है, CH3 हमारा लोन पेयर के एडजेसेंट पर है ना, और Br जो है वो हमारा H के एडजेसेंट पर है। सही है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर के एंटी पर Br है और H के एंटी पर CH3 है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसी के जस्ट अपोजिट दिखेगा। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर Br, यहाँ पे क्या हो गया है, Br जो कि लोन पेयर के एंटी पर था, यहाँ पे Br क्या हो गया, लोन पेयर के एडजेसेंट पर आ गया, है ना।
और इसमें क्या था, CH3 जो लोन पेयर के एडजेसेंट पर था, इस वाले कंपाउंड में क्या हो गया, लोन पेयर के एंटी पर आ गया है ना, उसके जस्ट अपोजिट पर आ गया। इस तरह से भी कह सकते हैं, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें CH3 लोन पेयर के एडजेसेंट पे था, BrH के एडजेसेंट पे था, यहाँ पे Br लोन पेयर के एडजेसेंट पे आ गया और CH3H के एडजेसेंट पर आ गया। तो यहाँ पे ओवरऑल चेंजेस कहाँ पर दिख रहे हैं, ओवरऑल डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इस कंपाउंड से, इस जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं हमारे, है ना, ये जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं हमारे, इस डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में लगे हुए एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है, ये जो अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बेसिक डेफिनेशन और बेसिक एग्जांपल की। आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब हम इसका एक सेकंड टॉपिक देखेंगे, जब ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और कौन से नहीं करते, और जो करते हैं वो क्यों करते हैं। तो आइए नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं। तो अब आइए हम लोग सेकंड सब टॉपिक को समझ लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा कंपाउंड्स है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बेटा कि इस बात को समझने के लिए कि कौन से कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, इसके लिए सिर्फ आपको 2 पॉइंट दिमाग में बिठाना है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। इस पे भी फर्स्ट पॉइंट आपको याद कर लेना है और जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को ध्यान से देखिए, फिर तुरंत ही मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स की अभी के अभी प्रैक्टिस भी करा दूंगी, तो आप आराम से ये कंक्लूड करना सीख जाएंगे कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए दोनों पॉइंट देखिए पहले। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, पहले पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से कंपाउंड्स करते हैं, मतलब कंपाउंड को देखते ही आपको डिसाइड कर लेना है कि हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कौन कौन से शो करते हैं, देखिए जिस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड C हो, C डबल बॉन्ड N हो, N डबल बॉन्ड N हो, या फिर आपका कोई साइक्लोएल्केन हो, तो ये कंपाउंड्स जो है वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखना है ना, कहाँ कहाँ पर देखना है, C डबल बॉन्ड C में देखना है, C डबल बॉन्ड N में देखना है, N डबल बॉन्ड N में देखना है, और साइक्लोएल्केन्स में देखना है, रिंग कंपाउंड्स में देखना है कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये क्यों करते हैं मैं आगे रीजन में आपको बताऊंगी थर्ड सब टॉपिक में, लेकिन ये कंपाउंड शो करते हैं, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब आइए सेकेंड पॉइंट में जो आपको समझ लेना है वो ये है, वो ये समझना है, वो इसी का एक्सप्लेनेशन है, बेसिकली इसी के आगे का पार्ट है। वो ये है कि क्या सारे C डबल बॉन्ड C वाले कंपाउंड्स शो करेंगे, क्या सारे C डबल बॉन्ड N वाले शो करेंगे, क्या सारे N डबल बॉन्ड N वाले शो करेंगे, क्या सारे साइक्लोएल्केन शो करेंगे, या इसके लिए कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। तो मैं आपको बता दूं सेकंड पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, ये सारे नहीं शो करेंगे। जैसे कि देखिए सिर्फ वही C डबल बॉन्ड C वाला कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसमें कि इधर लगे हुए दोनों ग्रुप, जैसे मैंने यहाँ पे G1 G2 बनाया है ना, इधर लगे हुए दोनों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, इधर लगे हुए दोनों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, और इस कार्बन से भी लगे हुए दोनों ग्रुप G1 और G2 डिफरेंट हो। जब इस तरह से दिखे कि इधर भी G1 G2 डिफरेंट है, इधर भी G1 G2 डिफरेंट है, तो वो वाला जो एल्कीन है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी मैं आपको तुरंत एग्जांपल्स लगा के दिखाऊंगी तो आपको बात और अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन पहले एक बार पॉइंट्स को समझिए। ठीक है, G1 G2 डिफरेंट होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं देखना है कि ऐसे ऐसे डिफरेंट हो, ऐसे ऐसे तो सेम भी हो सकता है, आपको ऐसे ऐसे देखना है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, मतलब सेम कार्बन से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको C डबल बॉन्ड C दिखता है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कौन से C डबल बॉन्ड N में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा ये भी देखिए। इधर देखिए N में क्या होता है, N में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और एक ही ग्रुप होता है ना, तो
इधर हमें दिक्कत ही नहीं है, इधर तो ऑलवेज डिफरेंट ही रहेगा, अपने आप डिफरेंट रहेगा, क्योंकि एक लोन पेयर रहेगा और एक ग्रुप है, एक तो लोन पेयर है एक ग्रुप है, दो अलग अलग चीजें तो वो ऑलरेडी है। तो इधर तो हमें ऑलवेज डिफरेंट होता ही है, इधर तो कुछ चेक करना ही नहीं है। एन के साइड पर हमें किस साइड पे चेक करना पड़ेगा, सी के साइड पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सी में दो ग्रुप लगे होंगे, है ना, कार्बन में दो ग्रुप लगे होंगे। तो कार्बन में जो दोनों ग्रुप लगे हैं, G1 और G2 लगे हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे CH3 है तो यहाँ CH3 ना हो, यहाँ कुछ और हो, H हो, Br हो, I हो, कुछ और हो, है ना। अभी मैं एग्जाम्पल लगा के करवाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल पॉइंट्स बिठाते जाइए दिमाग में, ठीक है। अच्छा, N डबल बॉन्ड N में क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? N डबल बॉन्ड N में हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती, जरा आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये भी N है, क्योंकि ये भी N है। अब N के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, एक ही ग्रुप जुड़ा होता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा, तीन ही बॉन्ड तो बनाएगा, तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास, है ना। तो तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर यहाँ पे है ही। तो N के केस में क्या होता है, क्योंकि एक लोन पेयर होता है, एक ग्रुप होता है, इधर भी वही होगा, एक लोन पेयर होता है, एक ग्रुप होता है, तो यहाँ पे चेक करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि लोन पेयर है और ग्रुप है, तो अपने आप को दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो इधर अपने आप ये डिफरेंट हो गया और इधर ये भी डिफरेंट हो गया, है ना। तो इसी वजह से जो N डबल बॉन्ड N होता है वो ऑलवेज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट, ऑलवेज आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है या शो करता है, ठीक है। तो N डबल बॉन्ड N सारे शो करेंगे, ठीक है। जो हमें चेक करना पड़ता है इन्हीं दोनों में चेक करना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं साइक्लोएल्केन में। तो साइक्लोएल्केन में मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ साइक्लोप्रोपेन का। अब साइक्लोएल्केन के लिए क्या क्राइटेरिया है जरा समझिए। तो साइक्लोएल्केन के क्राइटेरिया को समझने के लिए हम यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड ले रहे हैं। तो 3 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड में जरा समझिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा साइक्लोएल्केन जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि जैसे मान लो हम यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग ही ले रहे हैं, इसी को लेके मैं बना के बता देती हूँ। इसमें क्राइटेरिया ये है कि दो ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पर लगे होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है ना। तो दो ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए, जैसे एक यहाँ पे हो एक यहाँ पे हो, G1 यहाँ पे हो G2 यहाँ पे हो, ऐसे हो, ठीक है। दो ग्रुप लगे हो एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे। अब वो दोनों ग्रुप सेम ग्रुप भी हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सेम ही ग्रुप हो या डिफरेंट ग्रुप हो। यहाँ पे सेम डिफरेंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि ग्रुप्स जो है वो एडजेसेंट कार्बन पर होने चाहिए, ठीक। जैसे कि ये दोनों एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप लग जाए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, या ऐसा हो जाए कि एक यहाँ पे लग जाए एक यहाँ पे लग जाए, है ना। मैं सारे बना के बता देती हूँ, जैसे एक यहाँ लग जाए एक यहाँ लग जाए, एक ग्रुप यहाँ लग जाए एक ग्रुप यहाँ लग जाए, ऐसा हो कि एक ग्रुप यहाँ लग जाए और एक ग्रुप यहाँ लग जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप यहाँ लगा हो एक ग्रुप यहाँ लगा हो। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया, इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जो ग्रुप्स लगे हो वो एडजेसेंट कार्बन पर अगर लगे हैं तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अब ग्रुप चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, ये देखिए मैंने लिखा है कि चाहे दोनों ग्रुप सेम भी हो सकता है, दोनों ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। तो एक बार मैंने G1 कर दिया, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए G सेम हो या एडजेसेंट कार्बन पर लगे हुए आपके ग्रुप्स क्या हो। एक बार मैंने G1 करके दिखा दिया कि एडजेसेंट कार्बन पर लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हो, तब भी सेम हो डिफरेंट हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस एडजेसेंट कार्बन पर अगर ग्रुप्स लगे हैं तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और कौन नहीं शो करेगा, जहां पे क्या हो जाए एक ही कार्बन के अंदर दो ग्रुप ऐसे लगा के दे दे, है ना। एक ही कार्बन के अंदर दो ग्रुप ऐसे लगा के दे दे, एक ही कार्बन के अंदर दो ग्रुप ऐसे लगा के दे दे, भले सेम दे दे डिफरेंट दे दे, लेकिन एक ही कार्बन पे लगा के दे दिया तो वहां पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहाँ पे करेगा, जहां पे एडजेसेंट कार्बन पर ग्रुप लगे हो वहां पे शो करेगा, अब वो ग्रुप सेम हो चाहे डिफरेंट हो। तो ये क्राइटेरिया है किसकी, ये क्राइटेरिया है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने की। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि ये 4 टाइप्स के कंपाउंड शो करते हैं। अब इन 4 टाइप्स के कंपाउंड में किसमें क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए ये आपने देख लिया है ना। तो ये दोनों पॉइंट अगर अब आपने समझ लिया है तो अब आप लोग उस एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने के लिए, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं
कि कौन सा कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो आइए अब एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है हमारा अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन से कंपाउंड्स इसमें ऐसे हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन में यानी कि C डबल बॉन्ड C में चेक करने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, हमने क्या क्राइटेरिया पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इस साइड पर और इस साइड पर ये जो दोनों ग्रुप लगे हों वो डिफरेंट होने चाहिए, है ना। अभी जस्ट यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर क्या है, इस पर्टिकुलर कार्बन का आपस में कंपेयर करिए। इस पर्टिकुलर कार्बन में एक CH3 एक Br है, G1 G2 दोनों अलग अलग हैं। इधर भी क्या है, G1 G2 दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये वाली जो एल्कीन है वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगी। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यस दिस कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइए सेकंड आते हैं। सेकंड एग्जांपल भी हमारा किसका है, C डबल बॉन्ड C एल्कीन का ही है। तो वही देखना पड़ेगा, G1 G2 देखना पड़ेगा। इधर देखिए अलग अलग है, हाइड्रोजन लगा है और ड्यूटीरियम लगा है, G1 G2 अलग अलग है। इधर भी G1 G2 अलग अलग है, तो ये भी क्या करेगा, यस ये भी शो करेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच करा लीजिए, ठीक है। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, C डबल बॉन्ड N है। तो C डबल बॉन्ड N में मैंने आपको क्या बताया था कि N में कोई टेंशन ही नहीं होती, यहाँ पे ऑलरेडी दो अलग लोग लगे हुए हैं, है ना। एक तो लोन पेयर है, एक H है, तो दो अलग अलग इस साइड तो है ही, ये तो डिफरेंट है ही। बस हमें इधर G1 G2 को देखना होता है, तो इधर G1 G2 को देखें तो दो अलग अलग ग्रुप कार्बन पे लगे हैं। दिस मीन्स कि दिस कंपाउंड विल ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्राइटेरिया को वो फुलफिल हमारा कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आ जाए, C डबल बॉन्ड N है, तो N में देखिए अपने आप वो दोनों अलग हैं ही, एक लोन पेयर है, एक OH है। इस साइड पर कार्बन पर आए तो G1 G2 अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर G1 G2 अलग अलग है, एक CH3 है, एक OH है, दो अलग अलग ग्रुप है। तो ये वाला कंपाउंड भी हमारा शो करेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको भी OH बना देती, तब क्या होता, तब ये शो नहीं कर पाता, क्योंकि फिर G1 G2 दोनों एक ही हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमें चेक करना पड़ता है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है, वही C डबल बॉन्ड N है। आप कहेंगे मैम हमें C दिख नहीं रहा है। बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ाया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि ये जो होते हैं, ये जो जितने भी फोल्ड्स होते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, ये सब क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, है ना। और उसमें उनकी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए बाकी हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, वो अंडरस्टूड होता है ना। तो अब देखिए, अब आपको C डबल बॉन्ड N दिखने लगा, ये हमारा C डबल बॉन्ड N है। तो N में देखिए, N में तो देखना ही नहीं है, वही लोन पेयर और ग्रुप ऑलरेडी डिफरेंट है। इस पर्टिकुलर कार्बन को देखना है, इस पर्टिकुलर कार्बन से एक ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, ये वाले इस बॉन्ड से ये पूरा ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, ये पूरा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से रिंग सिस्टम हो तो देखेंगे कैसे, पहले फर्स्ट कार्बन को ही देख लीजिए, फर्स्ट कार्बन को ही देख लीजिए। अगर फर्स्ट कार्बन में ही कोई डिफरेंस मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट कार्बन पे आगे बढ़ के यहाँ पे आके देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ भी सेम हो जाता है तब और आगे बढ़ के देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतना नहीं पड़ती है, क्वेश्चन यहाँ तक में सॉल्व हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इधर इधर भी तो ग्रुप लगे हैं, तो हम यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक हमने चेक कर लिया है, यहाँ तक सेम हो जाता है, तो आप आगे बढ़ के देखिए, ठीक है। लेकिन ये भी तो देखिए, इस कार्बन से इधर इधर भी ग्रुप जुड़े हैं, तो इनको कंपेयर करिए, तो जो भी लगे हैं उनसे, जैसे क्या होता है, अगर ये कार्बन है, यहाँ से बात नहीं बनती है, तो उस कार्बन ने जितने भी बॉन्ड बनाए हैं उन सारे बॉन्ड्स को कंपेयर कर लीजिए, है ना। सारे बॉन्ड्स को कंपेयर कर लीजिए कि क्या सारे बॉन्ड्स में दोनों ही कार्बन में सेम ग्रुप लगे हैं, सेम एटम्स या सेम ग्रुप्स लगे हैं या डिफरेंट लगे हैं, तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि ये शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊं तो इधर दोनों तरफ तो कार्बन है, लेकिन इस कार्बन में मैं अगर आगे बढ़ूं, इधर यहीं पे आगे बढ़ जाऊं, तो इस कार्बन के पास एक CH3 है और एक H है, लेकिन इस CH3 के पास क्या है, एक H है, दूसरा भी H ही है ना। इसका तीसरा बॉन्ड देखिए, तीसरा बॉन्ड भी C है, इसका भी तीसरा बॉन्ड C है, तो ये दोनों में कॉमन है, पर एक जगह देखिए डिफरेंस आ गया ना, इधर CH3 लगा हुआ है,
इधर H लगा हुआ है। इस कार्बन ने जो 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, इस कार्बन ने जो 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, 3 बॉन्ड्स में भले ही 2 बॉन्ड सिमिलर है, पर एक बॉन्ड में देखिए डिफरेंस आ गया। जब डिफरेंस आ गया तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बन के इस साइड पर G1 G2 अलग अलग हो गए हैं, है ना। G1 G2 का एनवायरमेंट देखिए अलग अलग हो गया है। इस पे अगर हम इसको G1 माने तो यहाँ पर CH3 है, इस कार्बन से CH3 जुड़ा है, और इस वाले कार्बन को हम G2 माने तो ये अपने आप में एक CH2 है, और ये अपने आप में क्या है, CH3 है। फिर बाकी आगे तो खैर सेम ही है, ठीक है। तो G1 G2 यहाँ पर अलग अलग हो गया है, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ऐसे और भी एग्जाम्पल्स की अलग से भी प्रैक्टिस करा दूंगी। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे क्या है, N डबल बॉन्ड N है। N डबल बॉन्ड N के लिए हमने क्या क्राइटेरिया पढ़ा था, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स ऑलवेज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पर देखिए इधर क्या है, इधर एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन है, अपने आप दो अलग अलग चीजें लगी हुई हैं। इधर भी क्या है, नाइट्रोजन है, तो दो अलग अलग चीजें लगी हुई है। तो N डबल बॉन्ड N तो हमेशा ही शो करता है ना। तो इस वजह से ये भी हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अब आते हैं यहाँ पर साइक्लोएल्केन्स के केस में। साइक्लोएल्केन्स में भी पार्टिकुलर हम लोगों ने किसका क्राइटेरिया भी पढ़ा हुआ है, साइक्लोप्रोपेन का। तो साइक्लोप्रोपेन में आकर के देख लेते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने क्या कहा था कि एडजेसेंट कार्बन्स पर ग्रुप लगे होने चाहिए। ये दोनों अगल बगल वाले कार्बन है, यहाँ पर ग्रुप्स लगे हैं। देखिए CH3 लगा है, H लगा है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैम आपने ऐसे बना के बताया था, तो यहाँ पे ग्रुप था G1 हो सकता था, या G1 G2 हो सकता था। नीचे H होना चाहिए कि नहीं, ये आपने नहीं बताया था। देखो बेटा, अगर ये ऐसे बना के भी मैं बता रही हूँ तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 1 2 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो फोर्थ बॉन्ड तो अंडरस्टूड है ना कि वो हाइड्रोजन ही होगा, है कि नहीं। तो हाइड्रोजन बना दिए तो उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया आपने पढ़ा था कि अगर सेम कार्बन पे दो ग्रुप लगे होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। और डिफरेंट कार्बन पर दो ग्रुप लगे होंगे, दो एडजेसेंट कार्बन पर ऐसे भी हो सकता है, या फिर क्या हो, इन दोनों पे लगा हो, जस्ट अभी बताया था। तो क्या होगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। कल यही मतलब लास्ट ये अभी जस्ट हम लोगों ने क्राइटेरिया में यही पढ़ा है ना। तो अभी जस्ट हम लोगों ने जो क्राइटेरिया में पढ़ा है उसको अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ देखिए दो एडजेसेंट कार्बन पर ग्रुप्स लगे हैं, है ना। अब सेम लगा हो डिफरेंट लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, लगा है तो इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। यहाँ पे भी देखिए दो एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए इधर लगा है। अब आप कहेंगे मैम नीचे अलग लगा, यहाँ Br लगा, यहाँ H लगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा ग्रुप एक्स्ट्रा ग्रुप भी लगा दे तो भी दिक्कत नहीं है। एडजेसेंट कार्बन पर ग्रुप लगे, इस वजह से ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे क्या है, सेम कार्बन पे ही दो ग्रुप लगा के दे दिया, तो इस वजह से ये नहीं शो करेगा, ठीक। तो इस तरह से जो हम लोगों ने अभी क्राइटेरिया पढ़ा है, क्राइटेरिया के 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, तो उसमें उसको अप्लाई करके इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है। वो क्राइटेरिया आपको याद रखना है। कंपाउंड्स तो 4 ही तरह के हैं, C डबल बॉन्ड C देखना है, C डबल बॉन्ड N में देखना है, N डबल बॉन्ड N में देखना है, और साइक्लोएल्केन्स में देखना है ना, साइक्लोएल्केन्स में देखना है। तो ये 4 कंपाउंड्स में हमें देखना है। ये तो पहला पॉइंट है ही, ये तो याद होना ही चाहिए। क्राइटेरिया, चारों का क्राइटेरिया याद हो तो आपके ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कौन सा कंपाउंड शो करेगा, कौन सा कंपाउंड शो नहीं करेगा। अब आइए हम लोग रीजन डिस्कस करते हैं, रीजन की बात करते हैं कि जो भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो करते क्यों हैं, उसके पीछे का रीजन क्या। तो रीजन को इस तरह से समझिए बेटा। सबसे पहले बात करते हैं एल्कीन की। जैसे एल्कीन है, इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड C होता है। यहाँ पर देखिए दोनों कार्बन के बीच क्या होता है, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ बने होते हैं दोनों कार्बन के बीच में, एक बॉन्ड हमारा कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है ना। फर्स्ट हमारा सिग्मा होता है और सेकेंड बॉन्ड हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता कैसे है, तो आप सबको पता है, आप सबको बताया गया है कि जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है दोनों कार्बन के बीच,
ये कैसे बना होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग के थ्रू बना होता है ना, ऐसे कुछ ऐसा यहाँ पे है ना। ये दोनों दोनों इसके दोनों तरफ से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, उसी से बनता है क्या, सिग्मा बॉन्ड। सही है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, आप सबको पता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें कि इस पाई बॉन्ड की बात करें तो ये पाई बॉन्ड कैसे बना है, जरा इसको समझिए। ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या बनता है, इधर का वैकेंट पी ऑर्बिटल और इधर का वैकेंट पी ऑर्बिटल, इन दोनों वैकेंट पी ऑर्बिटल की क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तब बनता है क्या, पाई बॉन्ड, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड आपका बना है हेड टू हेड ओवरलैपिंग के थ्रू, और पाई बॉन्ड आपका कैसे बना है, पाई बॉन्ड आपका बना है पार्शियल ओवरलैपिंग के थ्रू, या कहिए साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाती हूँ जहां पे सिर्फ और सिर्फ पाई ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग को शो करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है तो कोई टेंशन ही नहीं, वो ऐसे ऐसे ही होता है ना, तो उसको हम सिर्फ सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। बाकी ये दोनों बॉन्ड यहाँ बना दे रहे हैं। मेनली पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमें समझना है क्योंकि उसी से हम रीजन को समझ पाएंगे। तो पाई बॉन्ड को मैं इस तरह से शो कर देती हूँ कि पाई बॉन्ड हमारे ऐसे रहते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल वाले, दोनों कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं और इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना। ये इधर ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और ये भी आपस में ऐसे जुड़ जाएगा, है ना। तो ये आपस में कुछ इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे। वहां पे तो इतना दिखाना क्लोजली पॉसिबल नहीं है, पर ऐसे है ना, ये दोनों ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग है इसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखा दे रही हूँ। तो पाई बॉन्ड हमारा कैसे बनता है, इस तरह के ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक, अब ये ओवरलैपिंग वाली बात समझ में आ रही है, तो अब देखिए अब इसके आगे समझिए, अब आप रीजन समझने के लिए तैयार हैं। होता क्या है, क्योंकि एल्कीन में यहां पर देखें तो एक बॉन्ड हमारा हेड टू हेड ओवरलैप से बना है, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हमारा सिग्मा वाला कैसे बना, हेड टू हेड ओवरलैप से बना है, और पाई वाला जो बना है वो कैसे बना है, ऐसे पार्शियल ओवरलैपिंग से बना है। तो देखा जाए तो वो उसके जस्ट कैसा है, एक बॉन्ड ऐसे बना है, अब एक बॉन्ड ऐसे बन रहा है। अब ये बॉन्ड इस तरह से बना है, तो क्या यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये C1 मान ले हम इसको और C2 मान ले, तो क्या C1 के रिस्पेक्ट में C2 का रोटेट होना पॉसिबल है, बताइए यहाँ पे, क्या C1 के रिस्पेक्ट में C2 का रोटेट होना पॉसिबल है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए इधर C1 हो, इस तरफ C1 हो, सॉरी C1 हम इधर ले रहे हैं ना, चलो C1 हमने इधर ले लिया, इधर हमारे पास C1 हो, इधर C2 हो, ठीक है, और दोनों के बीच डबल बॉन्ड बने हो, एक बॉन्ड ऐसे लगा हो और एक बॉन्ड आपका ऐसे लगा हो, ये दूसरा बॉन्ड ऐसे लगा हो, दो बॉन्ड लगे हैं। ठीक, अब एक बॉन्ड तो चलिए ऐसे ही बना, सीधा सीधा हेड टू हेड ओवरलैप से बना, दूसरा ऐसे ऐसे बना, ऐसे ऐसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना, ये वाला ऐसे ऐसे दो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है ना। तो क्या C1 के रिस्पेक्ट में हम C2 को घुमा पाएंगे, नहीं घुमा पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही हम इसे यहां से घुमाने की कोशिश करेंगे, ये वाली ओवरलैपिंग क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखिए C1 के रिस्पेक्ट में C2 को अगर हम घुमाने की कोशिश करें, रोटेट करने की कोशिश करें, तो क्या यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, नहीं है, रोटेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम रोटेट करने की कोशिश भी करेंगे तो होगा क्या, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो कि पाई ओवरलैप डिस्टर्ब हो जाएगा। सही है, तो क्योंकि यहाँ पे अब पाई ओवरलैप की डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम C1 के रिस्पेक्ट में C2 को रोटेट करते हैं या C2 के रिस्पेक्ट में C1 को रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ पे रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो इसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो आपके ये C डबल बॉन्ड C वाले कंपाउंड होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, अब यही सेम केस C डबल बॉन्ड C में है, C डबल बॉन्ड N में भी तो होगा, है ना। C डबल बॉन्ड N में भी तो यही चीज होगी, यहाँ पे भी तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है,
सेम चीज कहां पर भी होगी, N डबल बॉन्ड N में भी होगी, N डबल बॉन्ड N में भी यही होगा, है कि नहीं, बताइए आप लोग। N डबल बॉन्ड N में भी तो होगा, यहाँ पे भी तो दोनों N के बीच देखिए क्या है, दोनों N के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी होगा। तो C डबल बॉन्ड C में, C डबल बॉन्ड N में, N डबल बॉन्ड N में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से क्या होता है, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो एग्जाम में मतलब आपको पॉइंट क्या याद रखना है, पॉइंट याद रखना है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दीज कंपाउंड्स आर एबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि मैम आपने कहा क्राइटेरिया बता रखा है कि G1 G2 अलग होना चाहिए, है ना, G1 G2 अलग होना चाहिए, तो अलग होना क्यों जरूरी है, अलग होना क्यों जरूरी है। मान लिया कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अलग होना क्यों जरूरी है। देखो, अगर G1 G2 सेम हो गया, ठीक है, मान लीजिए G1 G2 सेम हो गया, तो दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सेम ही होगा, और स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा तो फिर हम उसे आइसोमर कैसे कहेंगे, है ना। मतलब देखिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप दो स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक, अब उसमें G1 G2 सब सेम ही होंगे तो दोनों एक ही जैसे तो दिखेंगे, तो फिर वो आइसोमर कहाँ से होंगे, है कि नहीं, वो आइसोमर कहाँ से होंगे। जब उसमें क्या होगा, टर्म्स का अरेंजमेंट या ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट सेम ही हो जाएगा तो फिर वो आइसोमर्स किस बात के कहलाएंगे, फिर वो तो आइडेंटिकल दिखने लगेंगे, है ना। तो वो तो उसके लिए हो गया कि आइसोमेरिज्म शो करने के लिए G1 G2 का अलग होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो पॉइंट्स आपको याद रखना है, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है, एकदम से एमसीक्यू में पॉइंट बना के पूछ लेता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो करते ही क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो उसके पीछे का रीजन है इनका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब आप कहेंगे मैम इन तीनों में तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, अब इसका क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन में क्या होगा, या किसी भी साइक्लिक रिंग कंपाउंड में क्या होगा, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसके पीछे का भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो हम इसको मान ले C1, इसको मान ले C2, इसको मान ले C3, तो यहाँ पे आप बताइए क्या आप C1 के रिस्पेक्ट में C2 को आप रोटेट कर पाएंगे क्या, नहीं रोटेट कर पाएंगे ना। रिंग देखिए यहाँ पे क्या होगा, C1 के रिस्पेक्ट में अगर आप C2 को रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, रिंग ही ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, अगर एडजेसेंट कार्बन पर ग्रुप लगे हैं, एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप लगे हैं तो उनकी पोजीशन को भी आप एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे भी क्या होता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसी वजह से ये शो कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी क्राइटेरिया क्या थी कि एडजेसेंट कार्बन्स पर अगर ग्रुप लगे हो तो वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसी वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। लेकिन आपने ये भी पढ़ रखा है कि अगर सेम कार्बन पर ही ग्रुप्स लगे होते हैं तो वहां पे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता है। तो वहां पे क्यों नहीं कर पाता है, इसका मतलब वहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, तभी वो कर पाता है। तो अब आप कहेंगे मैम वहां पे रोटेशन कैसे हो जाता है, तो देखिए वहां पे रोटेशन कैसे हो जाता है, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे करिए, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक साइक्लोप्रोपेन में बना देते हैं, यहाँ पे ये एक साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है, ये एक साइक्लोप्रोपेन है। अब दो ग्रुप लगे हो, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक, और दोनों ऐसे दो ग्रुप लगे हो ऊपर और दोनों बर्ड में सेम ग्रुप लगे हैं, तो आप इसको आराम से ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो। ये रिंग क्या है, ऐसे 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 रोटेट हो सकती है। ये रिंग ऐसे बनी हुई है, ये रिंग क्या हो सकती है, पूरी रिंग क्या है, रोटेट हो सकती है ना, पूरी रिंग रोटेट हो सकती है। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वहां पे रोटेशन पॉसिबल है, वहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे जब सेम कार्बन पे दो ग्रुप्स लगे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है, इसी वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर पाता। लेकिन जब अलग अलग दो एडजेसेंट कार्बन पर ग्रुप्स लगे होते हैं तो वहां पे रोटेशन कर पाना क्या है, वहां पे रोटेशन आप कर ही नहीं पाओगे, किसी के रिस्पेक्ट में किसी को घुमा ही नहीं पाओगे,
रिंग ये ब्रेक हो जाएगी तो वहां पे रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो इसी वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन फिर से आ रहा होगा कि मैम चलिए अगर दो ग्रुप सेम है तो वो तो एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, अगर अलग अलग ग्रुप हुआ तो क्या होगा? अलग अलग ग्रुप होगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे बनाते जरूर हैं पर ये बॉन्ड ऐसे थोड़ी होते हैं। ये बॉन्ड क्या होता है, एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। अबव वाला अपनी जगह पे रोटेट करता है, बिलो वाला अपनी जगह पे रोटेट करता है, पर हमें वहां उतने डीप में जाना नहीं है, उतना आपसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। हाँ, अबव बिलो में आपको सिस ट्रांस वाले में बनाना सिखा दूंगी, वो आपके लिए जरूरी है। जब नेक्स्ट वीडियो में सिस ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी तो वहां बनाना सिखा दूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें इतनी डीप में नहीं जाना है। यहाँ पे हमें बस इतना जानना है कि C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, और ये जो साइक्लोप्रोपेन के जो भी रिंग कंपाउंड्स होते हैं, जो भी हैं हमारे पास, जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं, तो उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के शो करने का जो हमारा रीजन है, वो रीजन है इसमें होने वाला रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड क्यों है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो होता है उनकी अगर हम ओवरलैपिंग को देखें तो वो ओवरलैपिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जहां पर सिग्मा हेड टू हेड ओवरलैप से बना है, वही पाई बॉन्ड जो है वो हमारा कैसे बना है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, इस वजह से, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे रीजन को यहाँ पर रोकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग PYQs। तो आइए फर्स्ट PYQ देखते हैं जो कि आया था AIPMT 2000 में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, क्वेश्चन हमारा पूछा है कि ब्यूटीन एक्सिहिबिट्स सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ड्यू टू। तो जो 2-ब्यूटीन होता है, ब्यूटीन कहिए या 2-ब्यूटीन कहिए, उसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इनमें से किस रीजन की वजह से एग्जिस्ट करता है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का मतलब सब लोग जानते ही हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होने का रीजन क्या है? अगर आप 4 ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो पढ़ते ही आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी अभी हम लोगों ने देखा किसकी वजह से होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड C डबल बॉन्ड C, क्योंकि ये ब्यूटीन है ना, एल्कीन कंपाउंड है, तो C डबल बॉन्ड C के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला। वैसे तो ये क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल गया, आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये C2, C3, C3, C4, C1, C2 ये सब क्या है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद कभी क्वेश्चन और ट्विस्ट करके देता है तो पता होना चाहिए कि इन सब का क्या मतलब है। देखिए तो ये जो C1, C2, C3, C3, C4, C1, C2 ये सब लिखे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ब्यूटीन है इसका स्ट्रक्चर पहले हम बनाते हैं। ब्यूटीन का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, यही होगा IUPAC के अकॉर्डिंग। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन की चेन, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यही 2-ब्यूटीन होता है ना, यही है हमारा 2-ब्यूटीन। अब देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट किस में करेगा, तो हम लोगों ने तो यही पढ़ा है कि सिस ट्रांस वहां पे एग्जिस्ट करता है जहां पर उस एल्कीन में एग्जिस्ट करता है जहां पे क्या हो, जहां पे ये जो C डबल बॉन्ड C है इसमें G1 G2 अलग अलग लगे हो, इधर G1 G2 अलग हो, इधर G1 G2 अलग हो, है ना। तो यही कंपाउंड है। अब यहाँ पर अगर इसे हम बना लें, ऐसे बना लें, इसके पास क्या है, एक H है, एक CH3 है, एक H है, एक CH3 हमने बना दिया। इसके पास भी क्या है, एक H है, एक CH3, इसको भी हमने बना दिया। देखिए G1 G2 अलग है, इस कार्बन का G1 G2 अलग है, इस कार्बन का भी G1 G2 अलग है, तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों शो करेगा? G1 G2 अलग है और यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा, इसी वजह से ये शो करेगा। अब आते हैं ये नंबर्स में, जो C1 C2 C3 C4 लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली वही नंबर है जो हम IUPAC के टाइम लिखते हैं। ये देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, पहले में इन्होंने कहा कि C2 और C3 के अराउंड रोटेशन होगा, C2 C3 डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगा, उसकी वजह से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। क्या ऐसा होगा? C2 C3 के बीच में डबल रोटेशन पॉसिबल है?
नहीं। क्या उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत। फिर कह रहे हैं C3C4 के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। C3C4, क्या C3C4 के बीच जो रोटेशन होगा क्या उसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? नहीं। ये किसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? C2 और C3 के बीच होने वाले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है? गलत है। फिर कह रहा है रोटेशन अराउंड C1 C2, क्या C1 C2 के बीच जो रोटेशन हो रहा है, मतलब C3 C2 के रिस्पेक्ट में अगर C1 रोटेट करे या C1 के रिस्पेक्ट में C2 रोटेट करे, तो क्या इस रोटेशन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? नहीं, बल्कि इसके यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करने का रीजन क्या है? रीजन है इस C2 C3 के बीच होने वाला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर डाल के भी, अगर कभी नंबर डाल के भी आपको ऑप्शंस बना के देता है तो आप इस तरह से नंबर बना के भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेन जो रीजन है इसके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने का, वो रीजन है C2 और C3 के अराउंड रोटेशन का रेस्ट्रिक्टेड होना। ये वाला ऑप्शन है ना। देखिए बाकी 3 ऑप्शन में नंबर लिख के दिया, चौथे ऑप्शन में सीधे स्ट्रक्चर ही बना के दे दिया, ये इतना पार्ट ही बना के दे दिया कि इसकी वजह से, तो इससे क्या हो गया? क्वेश्चन और इजी ही हो गया हमारा। खैर, नेक्स्ट टाइम नंबर भी लिख के देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लिख के भी अगर यहाँ पे देता कि C2 C3 के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, उसकी वजह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो रहा है, तब भी आप सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डिफर इन, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस चीज में डिफर करते हैं, है ना। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमें क्या दिया है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ एटम्स, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और लेंथ ऑफ कार्बन चेन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी है वहां पर हमने क्या देखा है? वहां पर हमने ये देखा है कि कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स जिनके की क्या हो? मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, है ना, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट जो है, एटम्स का रिलेटिव अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा है कि एटम्स का या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, चारों ऑप्शन को देखें, तो स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन में पोजीशन की बात की गई है ना, फंक्शनल ग्रुप और एटम्स के पोजीशन की बात की गई है, और लास्ट में लेंथ ऑफ कार्बन की चेन की बात की गई है, लेंथ ऑफ कार्बन चेन की बात की गई है। अगर कहीं पर भी अरेंजमेंट की बात की गई है तो सिर्फ वो आपका स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ऑप्शन नंबर सी है ना। तो इसमें हमें किसके साथ जाना होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इन 4 कंपाउंड्स में से हमारा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को एग्जिस्ट शो करेगा? ठीक है, तो देखते हैं किसमें एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कौन शो करेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है जनरली C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और कहाँ पे पढ़ा है? N डबल बॉन्ड N और साइक्लोएल्केन, है ना। बस ये 4 कंपाउंड होते हैं। तो देखते हैं पहले इसमें, इनमें से 4 कोई होना चाहिए, फिर वो चारों में, फिर इन चारों की भी अपनी क्राइटेरिया है जो फुलफिल होनी चाहिए, वही जिसमें जिस भी एग्जाम्पल में, जिस भी ऑप्शन में इन चारों में से कोई एक कंपाउंड होगा और अपनी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा, सेकंड वाले पॉइंट को फॉलो कर रहा होगा, उसी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला कह रहा है 2 ब्यूटीन, इन से पता चल रहा है कि एल्कीन की बात हो रही है, तो मतलब इस ऑप्शन के होने की पॉसिबिलिटी है। सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है? बी वाला ऑप्शन क्या है? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल की बात कर रहा है, मतलब इनमें से कोई कंपाउंड नहीं है ये। तो जब इनमें से कोई कंपाउंड ही नहीं है तो इसको हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, तो इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 ब्यूटीनॉल, तो यहाँ पे ब्यूटीनॉल की बात कर रहा है, इन आ रहा है, मतलब C डबल बॉन्ड C आ रहा है, तो इसके होने की पॉसिबिलिटी है। तो हमें इन 2 में से एक के साथ जाना होगा, मतलब क्योंकि 2 जगह पे इन दे रहा है तो इन्हीं 2 में से कोई एक होगा।
अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी ऐसी ईन है जिसमें G1 G2 अलग अलग है ना। तो पहले 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर मैं बना लेती हूँ। देखिए 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यही होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये H CH3 CH3 यही होगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C H CH3। इसी H और CH3 को हम स्प्रेड करके भी बना दें, H और CH3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए इसका G1 G2 अलग अलग है, इसका भी G1 G2 अलग अलग है, सही है। तो इसका मतलब ये जो है वो सिस और ट्रांस बना सकता है। देखिए दोनों H सेम साइड पे, दोनों CH3 सेम साइड पे करके ये सिस बना सकता है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे G1 G2 अलग है। अब एक बार ऐसे हो सकता है कि दोनों H एक दूसरे के एंटी पे चले जाए और दोनों CH3 एक दूसरे के एंटी पे चले जाए, तो ये ट्रांस भी बना सकता है। मतलब ये सिस ट्रांस आराम से बना सकता है। देखिए सिस ट्रांस में यही पढ़ा है ना हम लोगों ने डेफिनेशन में कि सिस में क्या होता है, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड पे, दोनों CH3 सेम साइड पे, दोनों H सेम साइड पे, और ये ट्रांस भी बना सकता है। देखिए दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड पे, दोनों H एक दूसरे के अपोजिट साइड पे। तो पहले तो हमने इससे पकड़ा कि ये एल्कीन है, इस वजह से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। फिर हमने ये पकड़ा कि यहाँ पे G1 G2 अलग अलग है, इधर भी G1 G2 अलग अलग है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ये डेफिनेटली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इससे पकड़ा। फिर हमने सिस ट्रांस बना के भी चेक कर लिया, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये वाला हमारा शो करेगा ही करेगा, हमें आंसर मिल चुका है। लेकिन अब मैं फोर्थ ऑप्शन को भी बना के बता देती हूँ कि वहां पे क्या पॉसिबिलिटी है शो करने की या ना शो करने की, है ना। उसका भी स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, क्योंकि ईन तो वहां पे भी है, एल्कीन तो वो भी है, और एल्कीन में रोटेशन अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो पहले 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 2 ब्यूटीन, यानी कि इन सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना। 2 ब्यूटीन ऑल का नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे OH हमने लगा दिया। अब सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लीजिए। यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड्स बन चुके, तो 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे ये होगा। इसको स्प्रेड करके अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C H CH3, इसके पास H है और CH3, इस कार्बन के पास क्या है, इस कार्बन के पास क्या है, एक H है, एक CH2OH है ना। तो एक H हो गया ये वाला, एक CH2 है और उसी CH2 से क्या लगा है, OH लगा। तो ये है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए G1 G2 अलग अलग है ना। यहाँ पे भी G1 G2 अलग अलग है, ठीक है, G1 G2 अलग अलग है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर सिस ट्रांस भी लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी एग्जिस्ट करेगा, नो डाउट, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन यहाँ पे सिस ट्रांस भी लिखा हुआ है, मतलब सिस ट्रांस भी हमें बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसका हम सिस ट्रांस बनाएंगे कैसे, सिस ट्रांस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो सेम ग्रुप को सेम साइड पर, ऊपर वाले दोनों ग्रुप को सेम साइड पर, नीचे वाले दोनों ग्रुप को सेम साइड पर रखना पड़ता है, फिर उसी सेम ग्रुप को एक दूसरे के एंटी पे लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए H तो सेम साइड पर है, दोनों H को हमने सेम साइड पे रख लिया, लेकिन ये जो नीचे वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप ही अलग अलग है ना। जब ये ग्रुप ही अलग अलग है तो हम इसका सिस ट्रांस तो नहीं बना पाएंगे, है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा पर इसका सिस ट्रांस नहीं बन पाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे लिए मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन कौन सा होगा, ये ए वाला होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ए है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है लेकिन सिस ट्रांस नहीं बन रहा है, तो ये कैसे, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, पर वहां पर सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते। तो फिर आप कहेंगे फिर वहां पे कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, वहां पे कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे उसको हम टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिस्कस करेंगे। आगे वो टॉपिक आएगा, उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ के लिए अभी तक जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे ये इतने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड और बाकी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।